जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी केमिस्ट्री की क्लास को इस वीक की जो एक क्लास रह गई थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। केमिस्ट्री में लास्ट टर्न हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, जिसमें हम लोग अम्ल यानी कि एसिड के बारे में पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग जो फल हैं या अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनमें अलग अलग जो आपके इक्विपमेंट, जैसे चींटी में कौन सा अम्ल, आंवले में कौन सा, खट्टे फलों में कौन सा। यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें अम्ल एस्कॉर्बिक होता है, जबकि खट्टे फलों में सिट्रिक होता है। तो ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। विटामिन सी खट्टे फलों में भी होता है और सबसे ज़्यादा आंवले में होता है, लेकिन अगर बात अम्ल की जाए तो आंवले में अम्ल होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग लास्ट टाइम चल रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो आज समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं और उनमें प्रयोग क्या है, ये भी देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ खास वाले आपको देखने हैं। जैसे सबसे पहला हमने लिया था आपका HCl, HCl यानी हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। इसकी पीएच वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अम्लीय क्या है तो वो है HCl, सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, यानी इसका पीएच मान 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगली बात करें कि इसके प्रयोग के संबंध में क्या क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए सबसे पहला इसका प्रयोग हमें याद रखना है, इसका प्रयोग मोस्टली लैब में होता है, यानी प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला इसका प्रयोग लैब में होता है। इसका प्रयोग फर्टिलाइजर उद्योग में किया जाता है, यानी खाद बनाने संबंध में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो ये याद रखना है। इसके बाद याद रखना है विस्फोटक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद याद रखना है आपको कि अम्लराज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अम्लराज कैसे बनता है, इसका अनुपात पूछा जाता है। तो देखिए अम्लराज, या इसी को हम लोग एक्वारेजिया भी बोलते हैं, और एक्वारेजिया के बारे में अम्लराज कैसे बनेगा इसको देखिए। HCl प्लस अम्लराज कैसे बनता है, यह आपसे पूछ सकता है। अम्लराज में क्या क्या होगा, HCl होगा और दूसरा होगा HNO3। इसके बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अम्लराज में किसका कितना अनुपात लिया जाता है। तो इसमें HCl 3 अनुपात में होता है और HNO3 का 1 अनुपात होता है, यानी इनका अनुपात कितना होता है, 3:1। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि अम्लराज या एक्वारेजिया में क्या नहीं घुलेगा, क्या नहीं घुलेगा, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ऑप्शन 4 दे देंगे आपको। पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा तांबा, चौथा दे दिया जाएगा आपको लोहा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा अम्लराज या एक्वारेजिया में क्या नहीं घुलता। तो यहाँ पर याद रखिएगा सोना एक्वारेजिया में घुल जाता है, चांदी भी घुल जाता है, तांबा भी घुल जाता है, लेकिन लोहा एक्वारेजिया यानी अम्लराज में कभी भी नहीं घुलता। तो एक्वारेजिया में क्या नहीं घुलेगा, लोहा
नहीं घुलता है इसमें, ये याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन, सोना किस में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज या एक्वारेजिया में घुल जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। तो एक्वारेजिया या अम्लराज। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए अम्लों का राजा कौन है, अम्लराज तो ये हो गया, लेकिन अगर अम्लों का राजा पूछा जाए तो अम्लों का राजा कौन होता है बताइए। अम्लों का राजा आपको याद रखना है, अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अम्लों का राजा है H2SO4, जबकि अम्ल राज है आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया, और HNO3 ये आपका नाइट्रिक एसिड है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। और ये आप पढ़ ही रहे हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पहला अम्ल हम लोगों ने कंप्लीट किया HCl। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका H2SO4, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात करी। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि किंग ऑफ ऑल एसिड्स किसे कहा जाता है, या अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो वो इसी को कहा जाता है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो किंग ऑफ ऑल एसिड्स, इसी को कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, अम्लों का राजा या किंग ऑफ ऑल एसिड्स किसे कहा जाता है। इससे जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इसके प्रयोग के संबंध में, कि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, कार बैटरी में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। और यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि कार बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो कार बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का प्रयोग करते हैं। इसी का प्रयोग तेजाब बनाने में भी किया जाता है, तेजाब बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, तेजाब बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद पेट्रोलियम उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं, पेट्रोलियम में किया जाता है, लैब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे प्रयोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कार बैटरी का आपको याद रखना है। जैसे वॉश बेसिन साफ करने में या क्लीनर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा बात करें तो हो जाता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, जिसके बारे में अभी HCl के साथ मिला करके ये अम्ल राज बना देता है। तो पहली बात इसकी यहीं पर आ जाती है कि इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो इसका प्रयोग अम्ल राज बनाने में, अम्ल राज बनाने में किया जाता है। दूसरा, अम्लराज के बाद इसका अन्य प्रयोग, तो इसका अन्य प्रयोग औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का भी प्रयोग फोटोग्राफी में ही किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, ये भी याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? पहले के पेपरों में बता चुके हैं आपको, पहले के वीडियो में। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड फोटोग्राफी स्थिरीकरण में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है बताइए। सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपको बताना है क्वेश्चन।
सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये हमने बता दिया। इसका प्रयोग भी फोटोग्राफी में स्थिरीकरण में होता है और नाइट्रिक एसिड का भी आपका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। नाइट्रिक एसिड का और प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, विस्फोटक बनाने में। अब देखिए कुछ वीक एसिड और उनके बारे में भी देख लेते हैं। वीक एसिड और उनके प्रयोग में, वीक एसिड के बारे में हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन वीक एसिड हैं कुछ जिनके प्रयोग से क्वेश्चन बनता है। वीक एसिड के प्रयोग, इसमें पहला ले लेते हैं टार्ट्रिक अम्ल, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, टार्ट्रिक अम्ल। इनको डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी खाने वाला सोडा बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। खाने वाला सोडा बनाने में किया जाता है, यानी अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ये आप जो हमने ऑक्साइड बताए थे वहां पर आप लोग पढ़ चुके हो, यानी NaHCO3, NaHCO3। तो इसको बनाने में टार्ट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? खाद्य संरक्षण में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं कि खाद्य संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात करें फार्मिक एसिड, जो कि हमने बताया था आपका चींटी, बर, मधुमक्खी में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो फार्मिक अम्ल का पहला प्रयोग तो इसका चमड़ा उद्योग में होता है। चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में जब आपका चमड़े की धुलाई रंगाई होती है वहां पर इसका प्रयोग होता है। इसके बाद अगली बात करें कि इसका प्रयोग और कहां पर होता है, तो इसी का प्रयोग गठिया रोग के उपचार में भी किया जाता है। गठिया रोग उपचार, गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। तीसरा, रबर में वल्कनीकरण में भी इसका प्रयोग करते हैं। रबर के वल्कनीकरण में, रबड़ के वल्कनीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है धातुओं की सफाई में किसका प्रयोग करते हैं, जिसमें धातुएं साफ की जाती हैं, ये भी काफी बार पूछा गया। तो इसका आंसर होगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जैसे आपका नींबू है, इन खट्टे फलों में पाया जाता है, इनका प्रयोग किसमें करते हैं? धातुओं की सफाई में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार घरों में तांबे के या पीतल के बर्तन जब साफ किए जाते हैं तो नींबू में हल्का सा आपका निरमा लगा करके या सर्फ एक्सल लगा करके उसको साफ कर लिया जाता है। तो धातुओं की सफाई में किसका प्रयोग करते हैं? सिट्रिक एसिड का। इसका प्रयोग और कहाँ करते हैं? तो दवा बनाने में, दवा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं? तो और इसका प्रयोग किया जाता है खाद्य संरक्षण में, खाद्य संरक्षण में, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। खाद्य संरक्षण में। इसके बाद एक और वीक एसिड में नोट कर लीजिएगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल का भी मुख्य प्रयोग खाद्य संरक्षण में ही होता है।
बेंजोइक एसिड, इसका प्रयोग भी खाद्य संरक्षण में किया जाता है। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, जो कपड़े में स्याही के दाग लग जाते हैं, स्याही के दाग साफ करने में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़े पर स्याही या जंग के दाग साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। अब दूसरा देख लेते हैं क्षार के बारे में, यानी कि बेस। बेस या क्षार क्या है, इनको कैसे पहचाना जाएगा? अम्ल के बारे में अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। क्षार या बेस ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर, ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। दूसरी बात, इनका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। ये सब आप लोग जान चुके हो, 7 से 14 के बीच। अम्ल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये H+ आयन देंगे, जबकि क्षार जो होंगे वो OH नेगेटिव आयन देंगे। तो ये अम्ल और क्षार का मुख्य अंतर है जो हम लोगों को याद रखना है। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी थी, अम्ल खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कैसे होंगे? तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं, आप बोल सकते हो। स्वाद में कड़वे या कसैले। छूने पे अगर बात करें तो ये आपके छूने पर चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। इसके बाद अगर अगली बात करी जाए तो जो क्षार होगा, क्षार अम्ल से क्रिया करेगा और क्रिया करके ये लवण बना देते हैं, यानी कि साल्ट बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि क्षार अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगे? तो ये लवण बनाएंगे। और अम्ल भी क्षार से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण ही बनेगा। तो अम्ल और क्षार की क्रिया करने के बाद क्या बनेगा? लवण बनता है। इसके बाद लाल लिटमस पेपर को ये कैसा कर देंगे? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं ये। और अम्ल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो यह है मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला कर देते हैं, पीला कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि यदि मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जा रहा है तो यह किस यौगिक का सूचक है? तो अम्ल का। मिथाइल ऑरेंज का रंग यदि पीला हो जा रहा है तो वो किसका सूचक है? वो क्षार का। लिटमस पेपर यदि लाल से नीला हो रहा है तो वो किसका सूचक है? तो लाल से नीला तो क्षार। और नीले से लाल हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल। यानी कुल मिलाकर के अगर लास्ट में लाल कर दे रहा है तो वो सूचक किसका है?
अम्ल का है, ये बात आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिएगा। विद्युत की बात करें तो विद्युत के ये भी क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होते हैं, और अम्ल भी विद्युत के सुचालक हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्षार के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्षार के एग्जाम्पल में सबसे पहला लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसी को कहीं कहीं पर बुझा चूना भी कहा जाता है, तो इसे बुझा चूना भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी को कहीं कहीं पर बुझा चूना कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा मिट्टी की अम्लता दूर करने में CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि मिट्टी की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगली बात करें तो इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जैसे आप जानते ही हैं कि कपड़ा धुलना, ये सब इसमें प्रयोग किया जाता है इसका निर्माण करने में। इसके बाद अगली बात करें, इसी से मिलता जुलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र है NaOH, NaOH यानी लास्ट में आपको दिखेगा कि क्षार में सब में OH लग करके आ रहा है, भले ही वहां पर होल ट्वाइस हो होल थ्राइस हो, लेकिन OH मिलेगा। और जब हाइड्रोजन मिलेगा तो उसका अर्थ क्या होगा, जैसे HCl आपने लिखा तो HCl में यहाँ पर H अलग यानी हाइड्रोजन आयन आ रहा है, हाइड्रोजन आयन आ रहा है मतलब ये क्या होगा, ये अम्ल होगा। और क्षार कैसे पहचानेंगे, तो उसमें OH लगा होगा, यहाँ ट्वाइस भी हो सकता है OH का, थ्राइस भी हो सकता है, तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन OH होगा, यानी ये कैसा होगा, तो ये आपका क्षार होगा। इस तरीके से पहचाने भी जाते हैं ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग साबुन बनाने में, नोट कर लीजिएगा, इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है।
कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं, कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात करें, एक क्वेश्चन साबुन से पूछा जाता है कि साबुन जो बनाया जाता है इसमें हार्ड साबुन को सॉफ्ट साबुन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा बढ़ा दी जाती है, यानी जो सॉफ्ट साबुन है उसमें वसीय अम्ल मिलाए जाते हैं और ग्लिसरॉल की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो ये याद रखिएगा, हार्ड, ये तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक तरीके का हार्ड सोप है, यानी कपड़े धुलने वाला साबुन है। अगर वहीं नहाने के साबुन की बात करें तो उसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की मात्रा ज़्यादा कर दी जाती है, जिसके बाद वो सॉफ्ट सोप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगला आता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग आपका नर्म साबुन, नर्म साबुन मतलब नहाने वाला साबुन बनाने में किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग यानी इसका सूत्र क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एक नाम और दिया जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। अब इतना बोल देने के बाद मेरे आपको याद आ गया होगा कि इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो इसका प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। ये पहले भी बता चुके हैं हम कई बार आपको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस में करते हैं, तो पेट की अम्लता दूर करने में। जैसे आप कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, इनो, इनो क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर करता है, तो इनो में मोस्टली यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया। दूसरा, इसका प्रयोग जहर उतारने वाली दवाओं में भी किया जाता है, जिनको हम लोग एंटीटोड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एंटीटोड में, एंटीटोड दवाओं में, यानी जहर उतारने की जो दवाएं हैं उसमें भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अगली बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, एक और क्षार, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग CaO लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइन के नाम से भी जाना जाता है, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन भी कहा जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, इसे क्विक लाइन के भी नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो देखिए सबसे पहला सीमेंट उद्योग में इसका मुख्य प्रयोग होता है, सीमेंट उद्योग में। दूसरा, इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग के साथ साथ आपका जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं क्विक लाइन, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, NaHCO3, सोडियम
बाई कार्बोनेट NaHCO3। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बेकरी उद्योग में किया जाता है, यानी खाने वाला सोडा है ये, बेकरी उद्योग में इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग औषधि और रबर निर्माण में होता है, औषधि व रबर निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो इसको भी याद रखिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, ये चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ भी चुके हो, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं साल्ट या लवण के बारे में। साल्ट या लवण, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये बनेंगे कैसे। तो अम्ल के साथ क्षार मिल करके किसका निर्माण करते हैं? मिल करके लवण का निर्माण करते हैं। या क्षार अम्ल के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो भी निर्माण करते हैं किसका? लवण या साल्ट का। अब अगली बात आती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक अम्ल ले लेते हैं और एक क्षार ले लेते हैं, निर्माण क्या कर देगा? लवण का। कैसे? थोड़ा सा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अम्ल ले लिया HCl, क्षार ले लिया NaOH यानी NaOH। अब ये लवण का निर्माण कैसे करेगा? तो देखिए NaOH, ये यहाँ से क्लोरीन और आपका सोडियम, ये दोनों मिल करके बना देंगे NaCl। अब बचा क्या? बचता है आपके पास H2O यानी कि पानी अलग हो जाएगा। तो पानी अलग हो गया, ये हो गया जल और ये हो गया नमक। और नमक यानी कि क्या? सॉल्ट। तो यहाँ से आपका एक पहला एग्जांपल आप समझिएगा कि HCl में हमने NaOH मिलाया तो बना देता है नमक, और उसके साथ में आपने देखा कि क्या मुक्त होगा? तो उसके साथ में जल यानी कि पानी मुक्त होता है। नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि किसी अम्ल के साथ क्षार मिला देने पर क्या निर्मित होगा? तो लवण निर्मित होगा। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल के साथ यदि किसी धातु का मिश्रण किया जाए, अम्ल के साथ यदि किसी धातु का मिश्रण या क्रिया कराई जाए तो क्या निर्मित होगा? तो अम्ल के साथ यदि धातु की क्रिया कराई जाए तो भी निर्मित होता है लवण। ये बात याद रखिएगा। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि अम्ल के साथ यदि धातु की क्रिया कराएं तो क्या बनेगा? तो भी लवण ही बनेगा। कैसे बनेगा?
ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया एक अम्ल है H2SO4 और दूसरा हमने एक धातु ले ली और धातु ले ली Zn यानी कि जिंक। अब इन दोनों की जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2 यानी कि ये तो बन गई गैस और ये जो ZnSO4 बना ये बन गया आपका लवण या एक तरीके से सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर अम्ल के साथ किसी धातु की क्रिया करा दें तो वो क्या बना देगा, तो भी वो लवण ही बनाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट लवण के एग्जाम्पल देख लेते हैं। लवण के एग्जाम्पल में पहला ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर पहला NaCl। इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो नोट कर लीजिएगा, पहला एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। इसको और क्या कहा जाता है, इसको साधारण नमक, साधारण नमक या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। साधारण नमक या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। समुद्र के जल में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो यह भी नोट कर लीजिएगा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका पहला प्रयोग तो आप खाद्य संरक्षण में करते हैं। खाद्य संरक्षण में कैसे, देखिए भोजन को या लंबे समय तक रखने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो कि अपने गांव घर में जब कभी भी कोई भी अचार रखा जाता है तो उस अचार में नमक की मात्रा मिलाई जाती है। उस नमक की मात्रा को मिलाने का मुख्य रीज़न ये है कि वो अचार लंबे समय तक बना रहे। तो सोडियम क्लोराइड का पहला प्रयोग तो खाद्य संरक्षण में, दूसरा स्वाद के रूप में आप करते हैं भोजन में, स्वाद के रूप में भोजन में, जो कि जानते ही हैं आप लोग। तीसरा इसका प्रयोग और कहाँ पर किया जाता है, तो तीसरा इसका प्रयोग याद रखिएगा, बर्फ को पिघलने से बचाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। जब भी आप लोग किसी आइसक्रीम या कुल्फी वाले के पास जाओगे, जिनके पास आइस कंटेनर होते हैं जिसमें वो कुल्फी या बर्फ रखते हैं, उसमें वो लोग हमेशा बर्फ में साथ में नमक मिलाते हैं जिससे बर्फ देर में पिघलती है। तो ये बर्फ को पिघलने से भी रोकता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए बर्फ के साथ यदि नमक मिला दिया जाए और खुली हवा में रख दिया जाएगा तो वो जल्दी पिघला देगा, लेकिन अगर बर्फ के साथ नमक मिला करके उसको बंद कंटेनर में रखा जाए जिससे वो हवा के संपर्क में ना आए तो बर्फ लंबे समय तक टिकी रहती है, लंबे समय तक चल जाती है। इसके बाद दूसरे उदाहरण की बात कर लें। दूसरा उदाहरण है CaCl2, CaOCl2। CaOCl2 इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग आपका क्लीनिंग एजेंट के रूप में या सफाई में किया जाता है। किस रूप में, तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। जैसे निरमा या सर्फ एक्सल है, इस तरीके के उत्पादों में इसका प्रयोग करते हैं जो कि क्लीनिंग एजेंट हैं। इसके बाद ड्राई क्लीनिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर विदाउट वाटर वॉश होता है ड्राई क्लीनिंग। इसके बाद पानी में कीटाणुनाशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पानी को कीटाणु रहित
करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके प्लीज़ एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। थोड़ा सा बीच बीच में हमें काम आ जाता है, इस वजह से आपका वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और दूसरा, नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो नेटवर्क की भी दिक्कत के कारण ये सब हो जाता है, बीच बीच में एक आध वीडियो आगे पीछे हो जाता है। परेशान ना होइएगा, क्लास आपकी कंटिन्यू होगी। जो वीडियो पीछे हो जाता है उस वीडियो को हम एक दिन में 2 वीडियो करके उसको बराबर भी कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्षार के कुछ उदाहरण के बारे में समझा। नेक्स्ट क्लास जो केमिस्ट्री की होगी वो इसी के आगे स्टार्ट होगी, और अगले वीडियो में हम आपका जो अम्ल, क्षार और लवण का टॉपिक है, ये कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए, जो भी क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।